हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, पढ़ लिख रहे हैं? ठीक है, पढ़ते लिखते रहिए और साथ में खेलते कूदते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें हम लोग अपने लास्ट टर्म में पढ़ रहे थे सॉल्ट्स को। और सॉल्ट क्या होते हैं हम लोगों ने ये समझ लिया था। उसके बाद हम लोग देख रहे थे सॉल्ट के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट को हमने देखा था, यानी सोडियम क्लोराइड को हमने पढ़ा था। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट जो कि एक सॉल्ट है उससे मिलने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। ठीक। और तो इसके बाद इसमें ये जो केमिकल्स पढ़ रहे थे हम, उसमें हम लोगों ने सबसे पहला देखा था कॉस्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो कॉस्टिक सोडा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और हमने आपको बताया था कि अब ये जो हम केमिकल्स पढ़ेंगे, कॉमन सॉल्ट से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमको पढ़ना है कि उसको किस तरह से बनाया जा रहा है, यानी उसका प्रोडक्शन। इसके बाद उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे मतलब किस तरह से बना सकते हैं, तो ये था प्रोडक्शन। अब दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को। फिर लास्ट में तीसरे नंबर पे हम उसको पढ़ेंगे उसके यूजेस को, उस केमिकल के यूजेस को, कि कहाँ कहाँ हम उस केमिकल का यूज़ करते हैं, किस किस तरह से उसका यूज़ है। तो ये 3 चीज़ें आपको सभी केमिकल्स में पढ़ना है। बस ये 3 चीज़ें ही आपको हर केमिकल में पढ़ना है। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा होने के बाद अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉशिंग सोडा से। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वॉशिंग सोडा से, और वही 3 चीज़ें हमको पढ़नी है सब में। क्या कि प्रोडक्शन किस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस केमिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और फिर तीसरे नंबर पे कि इसका यूज़ क्या क्या है। ठीक। तो इसके यूजेस को देखेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। तो वॉशिंग सोडा, सबसे पहले हम ये समझ लें कि वॉशिंग सोडा आपका क्या है। वॉशिंग सोडा आपका होता है NaHCO3.10H2O। ठीक, .10H2O। अब ये इसको बोलेंगे क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 आपका कार्बोनेट होता है, आपको पता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। डेका क्योंकि यहाँ पे 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेका हाइड्रेट। ठीक। अब ये डेका हाइड्रेट 10 के लिए 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो डेका हाइड्रेट बोल रहे हैं। ठीक। इसलिए ये देख सकते हैं आप लास्ट में कहाँ है, ये देखिए, इसी को वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ये आपका वॉशिंग सोडा बना। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और हाँ, आपको बता दें, ये वॉशिंग सोडा इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि आपको कॉमन सॉल्ट से मिलता है। ये लाइन लिखी हुई है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह से हम लोग वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। अब आपको बताएं हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, नोट डाल के आप चाहें तो लिख लीजिएगा, कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक, मतलब जो हमको बनाना है वो एक स्टेप में बन जाता है, तो उसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो भी हमको बनाना है वो एक स्टेप में ना कंप्लीट होकर के वो रिएक्शन अभी कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है, एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और मल्टी स्टेप रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, तो उस रिएक्शन को मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आपकी जो वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन है ये आपका मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मतलब ये आपकी एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगा। मतलब जो हमको वॉशिंग सोडा बनाना है वो एक से ज़्यादा स्टेप में जब हम रिएक्शन कराएंगे तब हम वो बनेगा। तो सबसे पहला हम लोग स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन देखेंगे हम लोग कि पहले हम लोग क्या कराएंगे। सबसे पहले हम लोग NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को NH3 अमोनिया के साथ प्लस H2O वाटर के साथ प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलाएंगे तो बनेगा आपका NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और साथ में आपका NH4Cl बनेगा। ये आपका साइड प्रोडक्ट है एक प्रकार से। तो हमें इस NH4Cl की ज़रूरत नहीं है, हमें अब दूसरे स्टेप में बढ़ना है। दूसरे स्टेप में हम लोग NaHCO3 को आगे लेंगे। NaHCO3 को लेंगे और इसको जब हम हीट कराएंगे, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट कराएंगे तो बनेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अब हाँ, यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडा ऐश क्या होता है, ये बताइए। तो सोडा ऐश आपका यही Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, आपका सोडा ऐश भी इसको बोलते हैं। और साथ में CO2 और H2O ये साइड प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये आपके अलग हो जाएंगे। बचेगा यहाँ पर आपका Na2CO3 यानी सोडा ऐश। ठीक है, फिर ये जब सोडा ऐश को हम लोग फिर तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो थर्ड स्टेप में हम लोग ये जो सेकेंड स्टेप में जो हमको Na2CO3 मिला, तो थर्ड स्टेप कराएंगे हम लोग इसी Na2CO3 को, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होगा सोडा ऐश, तो इसमें हम लोग 10H2O यानी 10 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें ऐड कराएंगे। तो Na2CO3 और डॉट 10H2O यानी 10 आपके वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये आपका बन जाएगा वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये आपका वॉशिंग सोडा इस तरह से बन जाएगा। तो पहले स्टेप में आपको क्या कराना है, पहले स्टेप में आपको NaCl और अमोनिया और वाटर और CO2 को साथ में मिलाना है और आपको इसमें मिल जाएगा NaHCO3। यानी फर्स्ट स्टेप में आपको देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको फर्स्ट स्टेप में जब आपने रिएक्शन कराई तो आपको वॉशिंग सोडा नहीं मिला, यहाँ पे आपको मिला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 और NH4Cl। ये आपका NH4Cl इसकी ज़रूरत नहीं है। हम NaHCO3 को लेकर के दूसरे स्टेप कराएंगे। दूसरे स्टेप में मतलब और रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग आगे क्या कराएंगे, NaHCO3 को हीट करेंगे। तो जब NaHCO3 को हीट करेंगे तो बन जाएगा Na2CO3 यानी सोडा ऐश, और CO2 और H2O ये आपके साइड प्रोडक्ट हैं, ये आपके अलग हो जाएंगे। Na2CO3 को लेकर के हम लोग आगे रिएक्शन कराएंगे, सोडा ऐश को लेकर हम लोग आगे रिएक्शन कराएंगे, यानी थर्ड स्टेप कराएंगे रिएक्शन का। तो उसमें Na2CO3 में हम लोग 10 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कराएंगे और फिर हमें मिल जाएगा वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3.10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इतने स्टेप्स में इसको, इतने सारे स्टेप्स को, इतनी सारी रिएक्शंस को करा करके हमको मिलेगा लास्ट में अपना वॉशिंग सोडा। तो हमने प्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को, वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ को। दूसरे नंबर पे हमें प्रॉपर्टीज़ ही तो पढ़ना है, तो प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा की। तो इसमें आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वॉशिंग सोडा इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन कैसा, ट्रांसपेरेंट। इसके बाद फिर दूसरे प्रॉपर्टी है आपकी वॉशिंग सोडा इज़ वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अब आप देख रहे हैं Na2CO3 यानी ये सोडियम आपका मेटल है और कार्बोनेट है, यानी ये आपका एक प्रकार का मेटल कार्बोनेट है। तो ये मेटल कार्बोनेट है, लेकिन मेटल कार्बोनेट होने के साथ ये उन कुछ मेटल कार्बोनेट्स में है जो कि वाटर में सॉल्युबल है। यानी बात ये है कि ये वॉशिंग सोडा आपका वाटर में सॉल्युबल है, और वैसे मेटल कार्बोनेट ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक, लेकिन ये वॉशिंग सोडा आपका वाटर सॉल्युबल है। ठीक, फिर तीसरी प्रॉपर्टी है द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। हाँ, अब एल्कलाइन, अब हमने आपसे बोला था कि जो बेस होंगे तो उनको एल्कलाइन यानी आपके बेस हैं। ठीक, एल्कलाइन यानी आपके बेस हैं, एल्कलाई ये आपका बेस। ठीक, तो वॉशिंग सोडा आपका क्या है, ये आपका बेस है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वॉशिंग सोडा हमको कॉमन सॉल्ट से मिलता है, जो कि एक सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट आपका एक सॉल्ट ही तो है, तो कॉमन सॉल्ट आपका एक सॉल्ट है जिससे हमको वॉशिंग सोडा मिलता है। और ये वॉशिंग सोडा क्या है, ये बेस है, ये नेचर इसका बेसिक है, ये बेसिक नेचर का है, एल्कलाई है, ये एल्कलाइन नेचर में। ठीक, इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, यानी इसमें क्लीनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वॉशिंग सोडा आपका, अभी हमने जो इसके पहले पढ़ा था, जो केमिकल हमने पढ़ा था कॉस्टिक सोडा, तो वो भी, इसमें भी डिटर्जेंट की, वो भी आपका एक प्रकार का डिटर्जेंट है।
ठीक। तो वो कॉस्टिक सोडा भी आपका एक प्रकार का डिटर्जेंट है और इसकी में भी डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी इसमें भी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वॉशिंग सोडा में भी हैं। तो अब क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ यानी कि हाँ, ये आपका वाटर से जर्म्स को मार देगा और डर्ट को हटा देगा, कपड़े वपड़े धोने में काम आएगा। तो इस तरह से ये आपका क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो इसलिए है। ठीक, अगर वाटर सॉल्युबल ना होता तो ये प्रॉपर्टी ना होती इसमें। ठीक, अब इसके बाद हमको देखना है लास्ट में, अब प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गया, अब हमको लास्ट में इसके यूजेस को देखना है। यही 3 चीज़ें तो सारे केमिकल्स के लिए देखना है। ठीक, तो यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, इसमें पहला है आपका यूज़, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक वॉशिंग क्लोथ्स। इन फैक्ट सोडियम कार्बोनेट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मैनी ड्राई सोप पाउडर। तो वही बात है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताया था कि इसमें डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये घर में साफ़ सफाई के काम आता है, यानी साबुन बना के इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपनी सफाई के लिए, और साथ में हम लोग इसको वाटर में डाल सकते हैं उसके जर्म्स को मारने के लिए। ठीक, और साथ में हम लोग और क्या, इसके ड्राई सोप पाउडर्स बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये सब बातें हैं, कपड़े वपड़े धोने में काम आता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये आपका क्लीनिंग के सफाई के काम में आता है। ठीक, इसके बाद दूसरे यूज़ है इसका, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, हाँ। अब देखिए आप, जब आप इसको वॉशिंग सोडा को जब आप उसमें वाटर में पानी में मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी आपका सॉफ्ट आपको महसूस होगा। ठीक, पानी आपको चिकना महसूस होगा, साथ में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आपको लगेगा। फिर थर्ड यूज़ है हमारा, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप एंड पेपर। ये साबुन बनाने के काम आता है और सोप बनाने के काम आता है, पेपर बनाने के काम आता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसलिए इससे हम ग्लास और ये पेपर वगैरह बना सकते हैं। फिर फोर्थ यूज़ है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरोन। अब भाई सोडियम कार्बोनेट है तो इसमें सोडियम है, तो सोडियम है तो हम रिएक्शन वगैरह करा के इससे सोडियम के कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे इसके यूजेस, खत्म हो गए। बस यही 3 चीज़ हमको पढ़ना है, प्रोडक्शन और फिर प्रॉपर्टीज़ और फिर यूजेस, बस खत्म हो गया आपका एक और केमिकल, वॉशिंग सोडा। अब हम नेक्स्ट केमिकल देखेंगे, बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा, अब सब में हमको वही 3 चीज़ें पढ़नी है, प्रोडक्शन और फिर प्रॉपर्टीज़ और फिर उसके यूजेस। तो इस केमिकल, अब हमारा नेक्स्ट केमिकल है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपका होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। और हाँ, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आपने ध्यान दिया हो कि पीछे जब हम वॉशिंग सोडा पढ़े थे तो उसके प्रिपरेशन में जो फर्स्ट स्टेप था उसी में आपको ये NaCO3 बना था। खैर वो सब बात नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बना सकते हैं, यानी बेकिंग सोडा बना सकते हैं। तो देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब आप देख रहे हैं इसमें आप ये एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। एक ही स्टेप में आप रिएक्शन कराएंगे और आपको NaCO3 यानी बेकिंग सोडा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, NaCl लेंगे, साथ में NH3 लेंगे, H2O लेंगे, CO2 लेंगे, और जब इन चारों चीज़ों को मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका बेकिंग सोडा यानी NaCO3 और साथ में NH4Cl। तो NH4Cl आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपका अलग, हमें ज़रूरत है इसकी। तो ये बेकिंग सोडा आपका बन गया। तो ये आप देख रहे हैं एक स्टेप में कंप्लीट हो गई, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई। तो प्रोडक्शन देखने के बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का व्हाइट क्रिस्टल्स का बना होता है। इसमें छोटे छोटे व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि कुछ यानी पार्शियली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। पूरी तरह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत कम पानी में सॉल्युबल होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है, सोडियम बेकिंग सोडा इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, यानी यह आपको यही बता रहा है कि क्या बताना चाह रहा है कि ये कॉमन सॉल्ट जो बेकिंग सोडा है ये आपका कॉमन सॉल्ट से मिलने वाला ऐसा केमिकल है जो कि बेसिक है नेचर में, ये एक सॉल्ट है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट।
अब इसको थर्ड प्रॉपर्टी में हमें ये बताया गया है कि अगर हम इसमें हीट कराते हैं इसको तो क्या होगा, तो एक्शन ऑफ हीट इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। तो जब हम लोग NaHCO3 को हीट कराते हैं तो बन जाता है Na2CO3, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, देख सकते हैं आप, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड से हमें कई सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो Na2CO3 CO2 H2O ये बन गया, ठीक। तो इसका मतलब एक कंपाउंड से जब हमें ज़्यादा एक कंपाउंड डिकम्पोज हो गया और तो डिकम्पोज हो करके हमको क्या मिला इसमें Na2CO3, यानी NaHCO3 को जब हम हीट कराते हैं तो वो डिकम्पोज हो करके Na2CO3 बनाता है और साथ में CO2 गैस निकालता है और वाटर भी निकालता है, ठीक। तो ये था हीट का, इस पे क्या एक्शन है, हीट पे इसका क्या असर होगा, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। अब हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा के यूज़ क्या हैं, इसके यूजेस को देखेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला यूज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंट एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। अब आप जानते हैं कि बेकिंग सोडा आपका क्या है, बेस है, अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया, ठीक। ये आपका बेस है, क्या बताया था हमने आपको कि बेकिंग सोडा आपका बेस है, एक वो केमिकल है जो कि नेचर में बेसिक है, जो कि हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट से, और कॉमन सॉल्ट से जो कि एक सॉल्ट है। तो कॉमन सॉल्ट आपका सॉल्ट है और कॉमन सॉल्ट से हमको बेकिंग सोडा एक केमिकल मिलता है, और ये जो केमिकल हमको ये जो बेकिंग सोडा मिला कॉमन सॉल्ट से, ये आपका बेस होता है। तो और जब हमने आपको बेस पढ़ाया था तो हमने बताया था कि बेस हमको एसिडिटी में काम आते हैं। तो उसी तरह से इसका पहला यूज है कि बेकिंग सोडा जो है ये एंटासिड के तौर पे काम आता है जब हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेस में। फिर इसके बाद दूसरी यूज है इसका, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग, ठीक। ये जो आपकी ब्रेड वगैरह होती हैं, केक और ब्रेड, इसको सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा को। तो यानी बेकिंग सोडा को हम लोग बेकिंग पाउडर में बनाने में यूज़ करते हैं, और ये बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं हम लोग केक और ब्रेड वगैरह बनाने में, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक। तो मतलब बात ये है कि आपके बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, और बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है केक और ब्रेड और इन सब चीज़ों को बनाने में। क्यों? क्योंकि इससे वो सॉफ्ट हो जाती है और फूल जाती है वो चीज़, ठीक। उसको फुलाने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा डिटेल में समझाया गया है कि तो भैया ये क्या क्यों हो रहा है, इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो पढ़ लीजिए वैसे, ठीक है। तो चलो पढ़े ले रहे हैं, कुछ छोड़ना नहीं हमें, तो पढ़ लें। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर, अच्छा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, ये सवाल बढ़िया है। तो बेकिंग सोडा आपका क्या होता है NaHCO3, लेकिन बेकिंग पाउडर जब बनाया जाता है तो उसमें ये बेकिंग सोडा तो साथ में मिलाया जाता है, लेकिन इसके साथ में एक एसिड भी मिलाया जाता है, कोई एडिबल एसिड भी मिला होता है, जैसे टार्टेरिक एसिड या इस तरह से कोई एसिड भी इसमें, कुछ कोई और एडिबल एसिड भी इसमें मिला होता है। तो आप समझ सकते हैं आप बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। बेकिंग सोडा प्योर बेकिंग सोडा है बेकिंग सोडा आपका प्योर बेकिंग सोडा है जिसमें आपका NaHCO3 है, ठीक। लेकिन इससे जब हम लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो उसमें ये बेकिंग सोडा भी लेते हैं और साथ में इसके हम लोग इसमें और क्या मिला देते हैं, एडिबल एसिड मिला देते हैं, जैसे टार्टेरिक एसिड वगैरह मिला देते हैं, तो बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, ठीक। फिर व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्सेस विद वाटर, अब इसके बाद क्या, जब बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर को जो हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, तो बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद टार्टेरिक एसिड टू इवॉल्व CO2 गैस। हाँ, ठीक। हमने आपको बताया था कि बेकिंग पाउडर को मिलाया जाता है केक में, ब्रेड में, इन सब चीज़ों में, ताकि वो फूल जाए, ठीक। तो उसको फुलाने में कौन सी गैस का यूज होता है, CO2 गैस। इसका मतलब जब हम लोग NaCO3 को लेते हैं और उसमें क्या होता है, आपका टार्टेरिक एसिड वगैरह होता है, तो जो वो एडिबल एसिड होता है तो उसके साथ जब रिएक्ट होता है
एसिड के लिए अब टार्टेरिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, तो एसिड में आपका H+ होता है ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे H+ लिख दिया है सिर्फ हाइड्रोजन आयन। तो जब इसके एसिड के हाइड्रोजन आयन के साथ जब रिएक्ट करता है आपका NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, तो अब आपका Na+ आपका एक्वस होता है और CO2 निकलता है और वाटर निकलता है। अब ये CO2 जो गैस होती है यही उसको फुलाती है। केक, ब्रेड, जो भी खाने की चीज़ है जिसमें बेकिंग पाउडर डाला है, तो उसको फुलाने का काम कौन करता है? ये CO2। कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये फुलाने का काम करती है उस चीज़ को जिसमें भी हमने बेकिंग पाउडर मिलाया है। वाटर आपका वेपर बन के निकल जाएगा या कुछ उसमें भी रह जाएगा, और Na+ आपका एक्वस फॉर्म में उसी में पड़ा रहेगा। तो मेन बात क्या है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। बेकिंग सोडा आपका NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और जब हम इसमें कोई और इसके साथ कोई एसिड मिलाते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। और उस बेकिंग पाउडर को हम लोग खाने की चीज़ जैसे केक, ब्रेड, इन सबको फुलाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसका साइज बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। अब साइज बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? वो साइज बढ़ता है CO2 गैस के कारण। अब ये CO2 गैस कैसे बनती है? तो होता ये है कि जो आपका बेस है ये बेकिंग सोडा है NaHCO3, तो ये जब वो जो भी एसिड हमने एडिबल एसिड लिया है, वैसे जनरली टार्टेरिक एसिड लिखा हुआ है, टार्टेरिक एसिड लेते हैं, तो टार्टेरिक एसिड या कोई भी आपका एसिड लिया, एडिबल एसिड, खाने लायक होना चाहिए एसिड, ठीक। तो एडिबल एसिड लेंगे तो ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा, तो H+ जो है एसिड में आपके H+ आयन होता है। तो ये जब आपका NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो Na+ बन जाएगा जो उसमें पड़ा रहेगा, और H2O जो लिक्विड बनेगा वो भी उसमें ही रहेगा, और CO2 जो गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी, वो ही उसको फुलाएगी। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये बढ़िया चीज़ थी, ठीक। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये इसका साइज बढ़ाती कैसे है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये इसी में ये अब गीला होता है। अच्छा, इसमें देखिए ये जो आपका वाटर होता है ये आपका बाहर नहीं जा पाता है। ये वाटर आपका उसी के वो जो चीज़ है जिसमें हमने बेकिंग पाउडर मिलाया, जिसमें ये आपका एडिबल बेकिंग पाउडर मिलाया, जिसमें ये रिएक्शन होगी, और ये जब रिएक्शन होगी तो उसमें Na+ एक्वस पड़ा रहेगा, और साथ में ये H2O जो है वाटर है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी ये उसी में उसको गीला बनाए रखता है। तो वो चीज़ में हल्की हल्की उसमें गीलापन होता है, तो जिसके कारण उसमें जो CO2 गैस बन रही होती है, तो CO2 गैस बाहर तो जाना चाहती है लेकिन वो जा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो जो आपका डो होता है, जो मटेरियल हमने लिया है उसको बनाने के लिए, तो उसके अंदर ही वो ट्रैप हो जाती है। वो गीला है इसलिए वो बाहर नहीं जा पाती है, तो उससे बबल निकलते हैं, केक से, ब्रेड से बबल तो निकलते हैं जो कि उसको फुला देता है, लेकिन वो गैस बाहर नहीं जा पाती, इसलिए उसका साइज बढ़ा देता है, उसको फुला देता है, और उसको स्पंजी भी बना देता है, स्पंजी बना देता है, ठीक। ठीक है, तो अगर बेकिंग पाउडर को हम लोग तो अच्छा, तो ये था आपका पूरा सिस्टम कि किस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बहुत बढ़िया था, ये पढ़ के मज़ा आया होगा आपको। अच्छा, अगर हम लोग ये केक में और इसमें हम लोग अगर बेकिंग पाउडर को ना यूज़ करें, तो बेकिंग पाउडर को अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपके बेकिंग पाउडर नहीं मिला हुआ है, इसलिए वो हार्ड होगा, और साथ में आपका स्मॉल साइज में भी छोटा होगा, स्मॉल इन साइज होगा, यानी साइज में भी छोटा होगा। अगर हम बेकिंग पाउडर को अगर हम इसमें नहीं मिलाते तो, ठीक। बेकिंग पाउडर में होता क्या है? बेकिंग पाउडर में आपके बेकिंग सोडा होता है और साथ में एक एडिबल एसिड होता है, और यही दोनों जब रिएक्ट करते हैं, यानी H+ आयन, एसिड का H+ आयन जब रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा से, तब आपका CO2 गैस बनती है, और ये CO2 गैस बाहर नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि साथ में H2O और Na बनते हैं। Na पड़ा रहता है एक्वस फॉर्म में, और H2O जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये इसको गीला बना देता है, जिस कारण से इससे आपके
आपकी जो CO2 गैस बनी है वो बाहर नहीं जा पाती है और बबल्स उससे निकलते हैं जिससे उसमें होल हो जाते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है, उस चीज़ का खाने का जो भी है केक है ब्रेड है उसका साइज फूल जाता है, साइज उसका बढ़ जाता है और क्या होता है साइज बढ़ जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अब हवा भरी है तो उसका वेट भी तो कम हो जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाता है। तो ये काम करता है, इस तरह से पूरा इसका फंक्शन है। और इसीलिए अगर आपसे पूछता है कि बेकिंग पाउडर हम नहीं यूज़ करते तो क्या होगा, तो जो भी केक और ब्रेड होगा वो उसका साइज भी छोटा होगा और साथ में वो सॉफ्ट भी नहीं होगा, हार्ड होगा। तो ये मतलब यानी बेकिंग पाउडर आपको क्या करता है, ब्रेड केक वगैरह को साइज बढ़ाता है और उसको सॉफ्ट बनाता है। तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मज़ा आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसी में थोड़ी अगर हम और बात करें तो ये बेकिंग सोडा, ये मतलब अब बेकिंग सोडा ही तो आपका यूज़ हो रहा है क्योंकि बेकिंग सोडा में ही तो हमने वो आपको मिलाया है, बेकिंग सोडा में ही तो हमने आपका एडिबल एसिड मिलाया है। तो यानी बेकिंग सोडा एक हिसाब से यूज़ हो रहा है इस काम के लिए। ठीक, तो बेकिंग पाउडर के बनाने के लिए क्या यूज हो रहा है, बेकिंग सोडा, यानी इसके काम के लिए कौन यूज हो रहा है इसमें, बेकिंग सोडा। इसके लिए किसकी ज़रूरत है, बेकिंग सोडा को। तो केक वगैरह में किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, बेकिंग पाउडर की, यानी बेकिंग सोडा की, हम कहें बेकिंग सोडा की। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस जगह थोड़ा कट कर देना है, लास्ट की लाइन 1 2। ठीक, अब हाँ, इसके बाद जो हमने ये बताया है ना कि क्या बोलते हैं कि इसको ब्रेड में यूज़ करते हैं, इसको हार्ड इसको सॉफ्ट अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हार्ड बनेगा और साथ में वो बनेगा, क्या बोलते हैं, फूलेगा नहीं, साइज कम होगा। तो वो उसके बाद जो हमने बोला है वो कट कर देना। ठीक, अब इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो पढ़ना। ठीक ठीक, तो वो तो रखना। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर हम लोग बेकिंग यानी बेकिंग सोडा के साथ अगर हम लोग टार्टेरिक एसिड मिला करके उसको बेकिंग पाउडर बना के फिर ना यूज करें और हम उसको दूसरे मेथड से यूज़ करें अगर केक वगैरह में, तो कर सकते हैं। अगर हम बेकिंग सोडा को टार्टेरिक एसिड या एडिबल एसिड के साथ ना मिलाएं, यानी बेकिंग पाउडर ना बनाएं, और हम लोग करें क्या, बेकिंग सोडा लें और उसको हम लोग सोडियम तो उसमें जो सोडियम कार्बोनेट उससे बनेगा उसमें हम लोग हीट का यूज़ कराएं। तो हम लोग हीट का यूज़ अगर कराएं तो क्या होगा, हाँ, तो ये भी कट कर देना। अब सुनो, अब हाँ, तो अब हम आपको और बात करें, थोड़ी सी और बात करें अगर इसी में हम, कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है यानी बेकिंग सोडा है उसको हम एडिबल एसिड के साथ मिला करके बेकिंग पाउडर बना करके फिर ना यूज़ करें, ठीक, उसका ब्रेड और केक वगैरह में, केक उसको साइज फुलाने में, उसका साइज बड़ा करने में अगर हम लोग उस टार्टेरिक एसिड के साथ ना मिलाएं बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बना करके फिर उसको ऐड करने के लिए, ठीक, तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हम लोग बेकिंग सोडा जो है उसमें हम लोग हीट का यूज़ करा सकते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग डायरेक्टली उसमें डाल करके उसको हीट करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो Na2CO आपका NaSCO3 है, हमने आपको पढ़ाया है, ये देखिए एक्शन ऑफ हीट में, तो ये NaSCO3 आपको जब हीट कराएंगे तो NO2CO3 बन जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और इसमें भी CO2 गैस बन जाएगी, ठीक, और वाटर भी बन जाएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें इसमें भी बन जाएंगी, लेकिन होगा क्या कि इसमें आपका NO2CO3 भी बन जाएगा। तो Na2CO3 जो है ये Na2CO3 के कारण आपका जो केक ब्रेड होगा वो बन तो फूल तो जाएगा, लेकिन उसका जो टेस्ट होगा ना वो हल्का हल्का कड़वा होगा, बिटर टेस्ट होगा उसका, उसमें हल्की हल्की कड़वाहट होगी, ठीक, सोडियम कार्बोनेट के कारण। तो इसलिए उसका स्वाद नहीं अच्छा हो लगेगा आपको, ठीक। और बेकिंग पाउडर में के साथ टार्टेरिक एसिड मिलाने का आपका फ़ायदा ये होता है, टार्टेरिक एसिड को मिलाने का बेकिंग पाउडर के साथ फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो भी आपका सोडियम कार्बोनेट होता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक।
और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और फिर जो सोडियम टार्टेरेट सॉल्ट जो बनता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये टार्टेरिक एसिड जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो उसमें आपका सोडियम कार्बोनेट है, तो उससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आपका बनता है सोडियम टार्टेरेट सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट बनता है आपका, याद नहीं रखना आपको, तो ये जो आपका सॉल्ट बनता है ये इसकी जो टेस्ट होता है ये बहुत बढ़िया लगता है, इसका बढ़िया टेस्ट लगता है। तो इस कारण आपका जो केक वगैरह वो होगा तो उसका भी टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग टार्टेरिक एसिड को ही यूज़ करते हैं, टार्टेरिक एसिड को यूज़ करते हैं किसके, बेकिंग सोडा के साथ में। तो बेकिंग पाउडर बन जाता है और उसको ही हम लोग उसमें यूज़ करते हैं केक वगैरह में, ठीक, उसका साइज बढ़ाने में, उसको सॉफ्ट बनाने में। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा नोट डाल करके कि हाँ, बेकिंग सोडा और यानी सॉरी बेकिंग सोडा और ये जो आपका एडिबल एसिड का जो मिक्सचर है जिसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं, तो उसको वो जितना टाइम तक वो रखा रहेगा, जितना टाइम तक वो रखा रहेगा और ड्राई होता जाएगा तो वो उतना ही कम आपका रिएक्ट कर पाएगा और उतना ही कम बढ़िया वो आपका टार्टेरिक एसिड ये इसके साथ आपका टार्टेरिक एसिड या जो भी एडिबल एसिड लिया है, मेनली टार्टेरिक एसिड ही लेते हैं, तो टार्टेरिक एसिड के साथ वो इतने बढ़िया से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? इसके पीछे वजह ये होती है कि हमने एसिड जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये रिएक्ट करते हैं जितना वाटर प्रेजेंट होगा, जितना वाटर प्रेजेंट होगा तो उतना ही आपके H+ आयन, उतनी ही आयनिक रिएक्शन ज़्यादा होगी और उतना ही आपका एसिडिक वो कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो H+ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करेगा NaCO3 से और उतना ही ज़्यादा आपका ये बनाएगा सॉल्ट, कौन सा, सोडियम टार्टेरेट सॉल्ट, तो वो उतना ही उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। तो बात ये है कि आप जितनी देर तक उसको रखे रहेंगे बेकिंग पाउडर को, वो उतना ही सूखता जाएगा और जितना वो ड्राई होता जाएगा वो उतना कम रिएक्ट कर पाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, उसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड उतना ही कम रिएक्ट कर पाएंगे, ठीक। कहाँ है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो भी एडिबल एसिड है वो उतना ही कम रिएक्ट कर पाएगा, तो जिससे कि आपका वो कम अच्छा बनेगा, केक वगैरह जो भी आप बना रहे हैं वो कम अच्छा बनेगा और कम फूलेगा भी। तो आपको ज़्यादा देर रखना नहीं है बेकिंग पाउडर को, ठीक, उसको जल्दी यूज़ कर लेना है। तो ये सब बातें थी छोटी छोटी, इसमें क्वेश्चन आ सकता है 1-2 नंबर का भले। तो ये 2-3 बातें थी जो आपको इसमें समझनी थी इस यूज़ में। तो अब हम पढ़ेंगे इसका अगला यूज़। तो इसका दूसरा यूज़ हो चुका था और हाँ, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। तो बेकिंग सोडा आपका ये NaCO3 होता है और इसको जब हम लोग और बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर आपका ये बेकिंग सोडा और साथ में किसी एडिबल एसिड का ये मिक्सचर, तो उस मिक्सचर को बोलते हैं बेकिंग पाउडर, वो आपका मिक्सचर बेकिंग पाउडर होगा। तो ये डिफरेंस याद रखना है आपको। एडिबल एसिड कोई भी हो सकता है, या फिर टार्टेरिक एसिड हो सकता है, सिट्रिक एसिड हो सकता है, लेकिन लिया जाता है मेनली टार्टेरिक एसिड ही, ठीक। तो क्योंकि टार्टेरिक एसिड जो है, हमने बताया टार्टेरिक एसिड जो है वो इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ और क्या बनाएगा, बहुत बढ़िया एक आपका सॉल्ट बनाता है। कौन सा सॉल्ट? वो बनता है आपका टार्टेरेट, सोडियम टार्टेरेट सॉल्ट बनता है जिसका कि टेस्ट अच्छा होता है। तो आप इसका जो केक वगैरह बनाएंगे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ में फूल भी बढ़िया जाएगा। और हमने आपको बताया था कि इसमें एक्शन ऑफ हीट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि NaCO3 को हीट करा दें, यानी बेकिंग सोडा को सीधे डाल हीट करा दें तो Na2CO3 बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना के हम इसको तब ऐसे भी फुला सकते हैं। लेकिन होगा क्या इसमें कि उसमें Na2CO3 बन जाएगा तो उसमें जो आपका सोडियम कार्बोनेट है तो इसका स्वाद नहीं अच्छा होगा, इसमें हल्का हल्का कड़वाहट होगा, बिटर टेस्ट होगा इसका, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए उसको हम लोग उस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? यही वाला कि NaCO3 को साथ में उसके कोई एडिबल एसिड मिलाएंगे, जनरली टार्टेरिक एसिड मिलाते हैं तो टार्टेरिक एसिड मिलाएंगे, तो ये NaCO3 उस टार्टेरिक एसिड के H+ आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस बनेगी, साथ में वाटर बनेगा और Na+
बनेगा तो वो सब उसमें पड़ा रहेगा और वो CO2 गैस जो है वो इसमें जो आपका डो है, जो आपने इसको बनाने के लिए लिया है मटेरियल, तो वो गीला हो जाएगा, इसलिए CO2 गैस बाहर नहीं जा पाएगी, जिससे वो फूल जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो ये सब कहानी थी इसमें। और एक और पॉइंट था कि बेकिंग पाउडर जितना रखा रहेगा वो उतना ड्राई हो जाता है, और जितना वो ड्राई हो जाएगा उतना ही वो कम रिएक्ट कर पाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी उतना ही उसमें जो बेकिंग सोडा है वो कम उतना ही रिएक्ट कर पाएगा उसके अंदर प्रेजेंट टार्टेरिक एसिड या कोई भी एडिबल एसिड के साथ, क्योंकि आप जानते हैं एसिड जितना ज़्यादा उसमें वाटर होता है वो उतना ही एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो वो कम अच्छा हो पाएगा, तो कम रिएक्ट करेगा तो कम अच्छी चीज़ बन पाएगी। तो इसलिए बेकिंग पाउडर में आपके क्या जो NaCl3 और जो एडिबल एसिड रिएक्ट होने हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करें, ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करें, तो उसके लिए बेकिंग पाउडर को ज़्यादा देर नहीं रखना है कि वो सूखे। तो ये सब बात थी। अब हम देखेंगे तीसरे यूज़ की तरफ, बेकिंग सोडा के थर्ड यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी आग बुझाने की जो चीज़ें बनती हैं उसमें भी आपका काम आता है, यानी आग बुझाने की बनाने के लिए भी काम आता है, आग बुझाने की मशीन बनाने के भी काम आता है। ठीक है, तो आग को बुझाने में भी इसका काम आता है। किस तरह से, तो वो देख लीजिए। सोडा एसिड जो है आपका, ये इसको डिटेल में वैसे आपको देखना नहीं है, बताए दे रहे हैं आपको कि होता क्या है, आप सिर्फ इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, डायग्राम से समझ सकते हैं। और ये डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में, ये डायग्राम आप पढ़ लीजिएगा बस, बाकी आपको जो लिखा है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, एक कैन लेना है और उस कैन में उस कैन में आपको करना क्या है, एक नोज़ल, एक पाइप आपको डाल देना है। ठीक, एक पाइप डाल देना है और उसको जो आपने लिया है सिलेंडर, जो भी लिया है आपने सिलेंडर वगैरह जो भी कुछ लिया है उसको कैप के साथ बंद कर देना है और एक उसमें थ्रेड डाल के, साइड से एक थ्रेड डाल करके आपको उसमें एक टेस्ट ट्यूब लटका देना है। इसमें आपको एक टेस्ट ट्यूब लटका देना है और उस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या भर देना है, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और डाइल्यूट और कंसंट्रेट हमने आपको बताया था क्या होता है। डाइल्यूट यानी आपका पतला, ठीक, कंसंट्रेट यानी गाढ़ा। तो पतला सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 आपको इस टेस्ट ट्यूब में भर देना है और नीचे और इस सिलेंडर में आपको भर देना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन यानी बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। ठीक, और ये थ्रेड के सहारे आपको लटका देना है। ये आपकी ट्यूब है और ये वॉश बॉटल है, वॉश बॉटल लिखा है, आप यहाँ सिलेंडर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये आपका हो गया। ठीक, अब ये फंक्शन काम किस तरह से करेगा ये आपको समझना है। ठीक, जब आप देखेंगे कि जब आप इसको टिल्ट करेंगे, जैसे ही आप इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे तो टिल्ट करने में होगा क्या, थोड़ा इसको जूम कर लें, तो टिल्ट करने में होगा क्या कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपका इसमें गिरेगा, बेकिंग सोडा में गिरेगा। और जब से ही वो आपका इसमें गिरेगा, सल्फ्यूरिक एसिड में गिरेगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपका इसमें बेकिंग सोडा में गिरेगा, तो एसिड है और एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, Na+ और साथ में CO2 और प्लस H2O। तो क्या करेगा, CO2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। मतलब उसी रिएक्शन का यूज़ हो रहा है। हमने आपको क्या बताया था, NaHCO3 आपका जब एसिड यानी एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं H+ के साथ, H+ के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या आपका Na आयन बनेगा, प्लस आपका CO2 गैस बनेगी और साथ में H2O बनेगा, तो वो लिखा है। ठीक है, तो CO2 जो बनेगा, CO2 जो बनेगी, गैस बनेगी, CO2 गैस आग बुझाने के काम आती है। मतलब बेकिंग सोडा का सिर्फ यूज इतना है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ CO2 गैस बनाएगा और वो CO2 गैस ही इस पाइप के थ्रू निकलेगी। और CO2 गैस आपको बता दें ये डेंस होती है। ठीक है, ये डेंस होती है तो ये जहाँ आग लगी होती है उसके ऊपर कवर कर लेती है, भी उस सरफेस को कवर कर देती है, तो जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती आग तक। और आप जानते हैं आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, आग जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कट कर दें जिस भी चीज़ में आग लगी है उसके सरफेस से, तो आग बंद हो जाएगी। तो यही काम है इसका
कि बेकिंग सोडा आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी मेन ये एसिड लिया है इसीलिए हमने, तो ये इसके साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका CO2 गैस बनाएगा, और वो CO2 गैस इस पाइप के थ्रू जाएगी जो कि उस सरफेस को कवर कर लेगी जिसमें भी आपने इसको डाला है, जिसमें आग लगी है, तो वो सरफेस कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 गैस डेंस होती है और जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो आग बंद हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस होता है इसका। अब इसके बाद हम आगे जब नेक्स्ट अपना देखने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर को देखने के पहले आपको दो टर्म समझना होगा। एक है आपका ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। तो इसको समझते हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट तो देखते हैं, अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस एंड मेक्स देम कलरलेस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। तो वो सब्सटेंस जो कि आपका कलर को उगा देता है, कलर ख़त्म कर देता है और उसको कलरलेस बना देता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि उसको कलरलेस बना रहा है, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। यानी ये ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या है? ब्लीचिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके इसका कलर्ड चीज़ को ये कलरलेस बना देता है। ठीक, कपड़ों को कलर, ये वाइट कपड़ों में यूज़ होता है, ये वाइट कपड़ों में यूज़ होता है और वाइट कपड़ों में यूज़ होता है क्यों? क्योंकि ये कलर्ड को कलरलेस बना देता है, तो इसलिए ये ब्लीचिंग एजेंट है। दूसरा है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू किल जर्म्स और बैक्टीरिया और कॉल्ड डिसइंफेक्ट। मतलब ये ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपका डिसइंफेक्टेंट भी है, मतलब ये जर्म्स वगैरह कीटाणु वगैरह को भी मारता है। तो अब आप समझ गए होंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर समझ गए होंगे। ब्लीचिंग पाउडर आपका होता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर आपका होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें तीन चीज़ें वहीं देखना है कि किस तरह से उसको बनाया जाता है, यानी प्रिपरेशन यानी प्रोडक्शन, और फिर हमें देखना है उसकी प्रॉपर्टीज़, और फिर हमें देखना है लास्ट में उसके यूजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन को। तो प्रिपरेशन आप देख सकते हैं इसमें सिंगल स्टेप है, इसीलिए एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो ये आपका सिंगल स्टेप में बन जाता है, इसीलिए ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो होता क्या है कि CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम को जब हम क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो हमें मिल जाता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर, प्लस H2O बनता है, तो उसका कोई रोल है नहीं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। अब हम लोग दूसरे नंबर पर देखेंगे प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले है ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ वाइट पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अब ये वाइट पाउडर होता है और ये क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है। इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन की ये स्ट्रॉन्ग स्मेल दे रहा है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, कोल्ड वाटर यानी यही अपना नॉर्मल वाटर। फिर स्मेल स्मॉल इनसॉल्युबल प्रोपोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इन द लाइन प्रेजेंट इन इट, यानी जब हम इसको वाटर में घोलते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट इसमें नीचे इनसॉल्युबल रह जाता है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन, यानी ये ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड्स के साथ, यानी कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लेंगे, डाइल्यूट यानी पतला एसिड ले लेंगे तो उसके साथ वो रिएक्ट करके क्लोरीन बनाता है, क्लोरीन निकालेगा। ठीक, क्लोरीन बनाएगा। तो ये रिएक्शन दी गई है, CaOCl2 ले लिया और साथ में कोई भी डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं आप, यहाँ H2SO4 लिया गया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराया तो बन गया CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और क्लोरीन गैस बन गई और वाटर बन गया। ठीक, तो ये सब बात थी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस होती है डाइल्यूट एसिड के एक्शन से। ब्लीचिंग पाउडर पे जब डाइल्यूट एसिड अपना एक्शन करता है तब आपका क्लोरीन गैस निकलती है, और इस कारण से ये जो ब्लीचिंग आपका पाउडर है कहा जाता है कि इसमें रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट है, इसमें रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट है।
और ये जो ये Cl2 होता है ये ऑक्सीडाइज करके वो कलर्ड चीज़ को कलरलेस बना देता है इतना। तो अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें सबसे पहला यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री वो जगह होती है जहाँ पर कपड़े वपड़े धुले जाते हैं, तो कपड़े वपड़े धुलने में इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर। सफ़ेद कपड़े धुलने में, कलर्ड कपड़े अगर धुलेंगे तो ये इसको ब्लीच करके उसका कलर उगा देगा, ठीक। ब्लीचिंग और ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन आपका सफ़ेद होता है इसलिए इसका यूज़ होता है Cl2 का। Cl2 आपका ब्लीचिंग एजेंट है जो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट है और यही कलर उगाने के काम आता है, ठीक। तो ये वुड पल्प और पेपर इंडस्ट्री को भी वुड पल्प का ब्लीच करने भी काम आता है पेपर इंडस्ट्री में। पेपर भी तो आपका वाइट कलर का होता है तो उसको भी ब्लीच करने के काम आता है वुड पल्प को। वुड पल्प से आपका पेपर बनता है, तभी तो पेड़ से आपका वुड पल्प लिया जाता है और फिर उससे आपका पेपर बनाया जाता है। तो उसको वुड पल्प को ब्लीच किया जाता है तो जिससे कि आपका पेपर वाइट बनता है। तो ब्लीच करने के लिए इस ब्लीचिंग का पाउडर का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें Cl2 प्रेजेंट है जो कि ब्लीचिंग एजेंट है इसमें और वही कलर वाइट कर देता है, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट यूज है द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू क्लोरीन रिलीज्ड बाय इट। हाँ, वही बताया हमने कि ब्लीचिंग एक्शन जो है वो किसके कारण है। ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एक्शन है वो उसमें प्रेजेंट क्लोरीन के कारण है और वो क्लोरीन जो उसमें निकल रहा है। फिर नेक्स्ट यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। अब क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है और डिसइंफेक्टेंट के काम आता है आपका ये ब्लीचिंग पाउडर आपका डिसइंफेक्टेंट के काम आता है। यानी इसमें आपने बताया था कि ये उसमें जर्म्स वगैरह मार देता है। तो जो वाटर सप्लाई होती है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पीने लायक जो पानी होता है उसमें क्लोरीन में ये आपका ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है तो इससे क्लोरीन निकलता है और वो क्लोरीन आपके जर्म्स वगैरह को मार देता है। और हाँ, ये स्विमिंग पूल वगैरह में भी यूज़ होता है इसीलिए, ठीक। स्विमिंग पूल के पानी में ये सब डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर ताकि उसमें Cl2 निकले, Cl2 उसमें जर्म्स वगैरह को मार दे। फिर थर्ड यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को बनाने में इसका यूज होता है। कॉमन क्लोरोफॉर्म आपका CH3 होता है। फिर फोर्थ यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। आप जानते हैं कि वूल जो होता है उसको पानी में डालेंगे वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और अनश्रिंकेबल मतलब उसमें डूब जाएगा, श्रिंकेबल होगा। लेकिन जब उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो जो वूल होता है वो अनश्रिंकेबल बन जाता है, मतलब ना डूबने वाला बन जाता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती रहती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो उसके लिए भी आपका ये ब्लीचिंग पाउडर काम आता है। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। अब ये होता क्या है, ये होता है हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक। ये डॉट हाफ H2O, ठीक। ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, ठीक। अब इसमें भी हमको वही तीन है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रिपरेशन में किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि जब हम जिप्सम यानी CaSO4 डॉट 2H2O से मतलब क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जब हम लोग CaSO4 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जब हम लोग हीट कराते हैं यानी जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा कितने टेम्परेचर होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट कराते हैं तब बनता है POP यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक। और साथ में 3/4 पार्ट जो है वाटर का वो क्रिस्टल के फॉर्म में निकल जाता है, 1.5 H2O आपका निकल जाता है वाटर क्रिस्टल बन के। अब आप सोच रहे होंगे कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, तो हाफ H2O का आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है। एक मॉलिक्यूल 2H2O था
तो 2 मॉलिक्यूल थे, तो एक मॉलिक्यूल का आधा कैसे हो सकता है? तो दरअसल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का आधा मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब होता है हाफ H2O का, कि यहाँ पर CaSO4 जो है इसके 2 मॉलिक्यूल एक H2O के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक, 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल एक H2O के साथ हैं, एक H2O के साथ। ठीक, तो एक CaSO4 के साथ आधा H2O आया। ठीक, इस तरह से इसलिए इसको ऐसे लिखा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही मायने में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 CaSO4 डॉट H2O। ये इसके सही मतलब है। क्या मतलब है? कि 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल एक H2O के साथ हैं, एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हैं। ठीक, इसीलिए CaSO4 डॉट हाफ H2O लिखा हुआ है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, मॉलिक्यूल तो एक ही होगा ना, आप थोड़ी उसको काट थोड़ी देंगे बीच से। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट बताया गया, और हाँ, इसका टेम्परेचर को लेकर के आप फिक्स रहिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे ही इसको हीट कीजिएगा। अगर आपने जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट कर दिया, ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा पानी आपका क्रिस्टल बन जाएगा, और CaSO4 आपको मिल जाएगा एनहाइड्रस यानी सूखा हुआ। इसमें आपका एनहाइड्रस यानी सूखा हुआ होता है, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, तो और पूरा आपका वाटर आपका क्रिस्टलाइन बन के निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं आपका, ये आपका लिखा होगा कहीं, इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक, तो हम बना रहे थे पीओपी, तो पीओपी बनाने के लिए जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना होगा, और अगर जिप्सम को हमने ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया 100 डिग्री से, तो सारा का सारा पानी निकल जाता है और क्रिस्टलाइन बन जाएगा, और CaSO4 आपका एनहाइड्रस रह जाएगा। ठीक, लेकिन हमें बनाना है पीओपी यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O, या हम कहें 2 CaSO4 डॉट H2O। ठीक, और यही चीज़ समझाया गया है नोट में भी आपको। ठीक, तो इस तरह से आप सही मायने में रिएक्शन लिख सकते हैं 2 CaSO4 डॉट 2 H2O जिप्सम, ये लेंगे जब आप और इसको हीट कराएंगे तब बनेगा 2 CaSO4 डॉट H2O यानी POP, और 3 H2O आपका निकल जाएगा। 3 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और एक मॉलिक्यूल 2 CaSO4 के साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे और ये POP बना लेंगे। और थे कितने? 2 CaSO4 के और 2 H2O, 2 2 4 H2O के मॉलिक्यूल और 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं जिप्सम। और जब ये इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 2 CaSO4 के जो आपके CaSO4 के मॉलिक्यूल एक H2O के साथ होंगे, उसके साथ में होंगे, तो ये बन जाएगा आपका POP, और जो 3 आपके मॉलिक्यूल पानी के बनेंगे वो क्रिस्टल फॉर्म में बन के निकल जाएंगे। तो ये आपका सही मायने में ये है आपकी रियल, आपकी जो असली में आपकी जो रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन को ना याद करके आप इस रिएक्शन को याद करिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। वह CaSO4 डॉट हाफ H2O और 2 CaSO4 डॉट H2O बात एक ही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर। हाँ भैया, वाइट पाउडर होता है POP, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ अ वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सिटिंग इनटू अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। जब हम लोग POP में पानी मिला देते हैं तो वो बहुत हार्ड वेरी रिमार्केबल सेटिंग इनटू अ, हाँ, और ये एक हार्ड चीज़ बन जाता है। जब हम लोग POP में पानी मिला देते हैं तो ये एक हार्ड चीज़ बन जाता है, हार्ड मास बन जाता है। और आप जानते हैं हड्डी जब टूट जाती है तो हड्डी को सेट करने के लिए वो हिले डुले ना, इसलिए उस पर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिला दिया जाता है तो वो खूब हार्ड बन जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि उसमें फिर हड्डी हमारी इधर उधर नहीं खिसकती है। तो इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारी हड्डियों में चढ़ाया जाता है। ठीक, अब हम लोग ये दिया गया हुआ है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस ये रिएक्शन दी गई है। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब आप वाटर मिला देते हैं, इतना वाटर मिलाते हैं, 1.5 H2O के मॉलिक्यूल्स मिला देते हैं, तो आपका जिप्सम बन जाता है। और ये जिप्सम आपका हार्ड मास होता है, सेट एज हार्ड मास। ठीक, ये एक हार्ड सब्सटेंस की तरह आपके सेट हो जाता है, चिपक जाता है।
ठीक। तो मतलब ये पीओपी आपका जिप्सम बन जाता है और जिप्सम से पीओपी बनता है। ठीक। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखिएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप जानते हैं अगर मॉइस्चर आ गया यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा और वो हार्ड चीज़ बन जाएगा और फिर वो बेकार हो जाएगा, आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक। ठीक। फिर है नेक्स्ट यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहला यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। ठीक है, वही सब मैंने जो आपको कहानी बताया कि हड्डी टूट जाती है तो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, ये चढ़ा दिया जाता है तो हड्डी इधर उधर नहीं खिसकती है, बोन आपकी सीधी रहती है, तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप जुड़ने लगती है। ठीक है, इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको फिक्स्ड अमाउंट का वाटर मिलाना है, 1.5 H2O के मॉलिक्यूल मिला देना है तो वो आपका जिप्सम बन जाएगा, यानी हार्ड मास बन जाएगा, हार्ड चीज़ बन जाएगा और वो चिपक जाएगा। तो इस कारण से हड्डी मूव नहीं करती है जॉइंट वॉइंट में। तो ये सब यूज़ है, ये आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा यूज़ है पीओपी इज़ यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट। ठीक। तो पीओपी का यूज़ ये सब चीज़ बनाने में होता है, खिलौने वगैरह, डेकोरेटिव मटेरियल, ऑर्नामेंट्स यानी सस्ते आपके हार वगैरह, ये सब कॉस्मेटिक्स में, ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में भी यूज़ होता है पीओपी का, और कास्ट फॉर स्टैचू बनाने में भी इसका यूज़ होता है। फिर थर्ड यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल। मतलब आग ना लगे, तो किसी चीज़ में आग ना लगे उसको बचाने के लिए पीओपी कि हम लोग उसमें कवरिंग कर सकते हैं तो उसके अंदर आग नहीं लगेगी। ठीक। तो क्योंकि एक हार्ड सब्सटेंस होता है ना, इसके मतलब ये फायर प्रूफ मटेरियल है आपका। ठीक। फिर फोर्थ यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन केमिकल लैबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन एपैरेटस। हाँ, देखो अब अपैरेटस में कई रिएक्शन ऐसी करानी होती हैं जिसमें एयर उसके अंदर नहीं जानी चाहिए, जहाँ रिएक्शन हो रही है तो एयर को सप्लाई, एयर ना जा पाए उसको पाथ बंद करने के लिए, रोकने के लिए भी पीओपी का यूज़ होता है। ठीक। फिर फिफ्थ यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग सरफेसेस लाइक द वॉल्स ऑफ अ हाउस स्मूथ बिफोर पेंटिंग वगैरह। हाँ, वही बताया कि घर में पुताई और उसके पहले काम के पीओपी मारा जाता है। पीओपी मारने से क्या होता है कि चिकना हो जाता है तो उस पर आराम से आप पेंट वगैरह कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो इसको भी देख लेते हैं। तो अभी आपने नोटिस किया, अभी आपने कुछ केमिकल्स देखे जो कॉमन सॉल्ट से मिल रहे थे, सॉल्ट्स देखे। तो अभी जैसे आपने देखा था एक CaSO4 जिप्सम की बात कर रहे हैं हम, तो CaSO4.2H2O। तो इस तरह से लिखे हुए आपने अभी कुछ सॉल्ट्स, कुछ केमिकल्स देखे। तो उसमें आपने क्या देखा कि ये 2H2O है। अब यहाँ पर अगर 2 की H2O की जगह अगर ये 2H2O ना हो तो फिर आपका ये जिप्सम नहीं है। मतलब कि जिप्सम होने के लिए यहाँ पर 2H2O होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसका एक एसेंशियल पार्ट है, इसके बिना ये सब्सटेंस नहीं होगा। ठीक। तो इसलिए ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी क्रिस्टल का एक एसेंशियल पार्ट बन जाते हैं, किसी भी इसका एसेंशियल पार्ट होते हैं, तो उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो एक एसेंशियल पार्ट है वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक। तो यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या आप बोल सकते हैं द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक, ऑफ अ सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी जो भी आपका स्ट्रक्चर है जो क्रिस्टल का, जैसे स्ट्रक्चर हमने अभी लिया था CaSO4.2H2O, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है। ठीक, ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, ये आपके स्ट्रक्चर है या हम कहें फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है किसका, जिप्सम का। तो जिप्सम का ये आपका स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मूला है जिप्सम सॉल्ट जो है आपका। ठीक, तो ये CaSO4.2H2O ये इसका स्ट्रक्चर है जिप्सम का, या हम कहें फॉर्मूला है। तो इसका जो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसका एसेंशियल पार्ट है। अगर ये इसमें नहीं होंगे तो फिर ये आपका जिप्सम नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, वाटर ऑफ
कि ये जो आपका जो H2O था कितना .2H2O था, ये था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन CaSO4.2H2O। तो इसी तरह से आपने और भी देखे थे, जैसे वॉशिंग सोडा की बात करें तो Na2CO3.10H2O। ठीक, इसमें भी देख सकते हैं आप वाटर के मॉलिक्यूल इसका एसेंशियल पार्ट है, अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये Na2CO3 आपका वॉशिंग सोडा नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने और देख सकते हैं, और एग्जाम्पल हैं इसके बहुत सारे हैं, तो अभी हम देख लेंगे उन एग्जाम्पल्स को। और जो ये सॉल्ट्स होते हैं जो जिनमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी ये जैसे CaSO4 है तो इसमें .2H2O प्रेजेंट है, तो इन क्रिस्टल्स में वाटर है तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें होता है जिन सॉल्ट्स में, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिन सॉल्ट्स में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी जिप्सम आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट हम उसको कह सकते हैं। अब एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स वन फार्मूला यूनिट। तो ये चीज़ है, हम समझा चुके हैं। तो ये सब बातें थी, और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया हुआ है। CuSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O, CaSO4.2H2O, FeSO4.7H2O। तो ये एग्जांपल दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपके इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दिया गया है, इट शुड बी नोटेड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना वो कंपाउंड, वो जो सॉल्ट है वो नहीं बन सकता। ठीक, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और नॉट फ्री वाटर, इट डज नॉट वेट द सॉल्ट। ये सॉल्ट को गीला नहीं करता है, जबकि ये सॉल्ट को बनाता है। ये सॉल्ट को गीला नहीं करता, ये सॉल्ट को बनाता है। ठीक, तो इस पार्ट को आप कट कर लें। हाँ, तो आप सुनिए। अब इसके बाद आप एक और पॉइंट नोट कर सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ये जैसे Na2CO3 डॉट आपका H2O है, 2H2O है, या अभी हमने देखा था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक और एग्जांपल आपने देखा था कि Na2CO3.10H2O था। तो आपको लग रहा होगा कि वो जो आपको मिलेगा तो वो गीला होगा क्योंकि इसमें वाटर है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो क्यों? क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो आपके वाटर हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी उसको, वो जो कंपाउंड है उसको बनने का एक पार्ट है। जैसे हमने CuSO4 देखा, मान लीजिए। ठीक, क्या देखा? CuSO4.5H2O। ठीक, .5H2O। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये गीला होगा, ये आपका सूखा होगा, ड्राई होगा। आप इसमें ये H2O के मॉलिक्यूल्स को देख करके आप इसको वेट या गीला नहीं कह सकते हैं। ठीक, ये इसके स्ट्रक्चर का पार्ट हो गए, ये इसके स्ट्रक्चर का पार्ट बन गए, इसलिए ये इसको गीला नहीं करते हैं, ये तो इसको बनने में मदद करते हैं इसमें। ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर में इफेक्ट डाल सकते हैं इसके बनने में, लेकिन इसको गीला नहीं करते ये। ठीक, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो यही दिया गया है कि इसीलिए जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ये फ्री वाटर नहीं होता जो इसको गीला करे, ये फ्री एक्स्ट्रा वाटर थोड़ी है जो इसको गीला करेगा, ये तो इसी का पार्ट है, इसलिए ये इसको सॉल्ट को गीला नहीं करता है, ये तो उसका पार्ट होता है। और इसलिए जो सॉल्ट होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में वो ड्राई होता है, गीला नहीं होता, वो ड्राई होता है, जब बल्कि उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, the water of crystallization gives the crystals of the salt their shape and in some cases imparts their color. तो water of crystallization वो आपके क्रिस्टल, जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको शेप दे सकता है। ठीक है, और सम केसेस में, कुछ केस में वो कलर देता है। ठीक, जैसे आपका CuSO4.5H2O है तो इसको ब्लू कलर देता है आपका। ठीक, इसको ब्लू कलर होता है इसी वजह से। ठीक, तो ये सब बातें हैं। और एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट,
जब हम लोग ये हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं तो इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, तो कुछ नहीं भैया, वाटर निकल जाता है। ठीक, तो एनहाइड्रस हमको फॉर्म मिल जाता है। जैसे हमारा ये है, ठीक है, तो जब व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वही बात है, जब हीट करेंगे तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, मतलब जो भी H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाएंगे। द सॉल्ट्स विच हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। और वो सॉल्ट्स जो कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट्स। अब जैसे ये है CuSO4.5H2O, तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है और ये किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? CuSO4 और H2O आपका 5H2O ये आपका निकल जाएगा। ठीक, और ये जो CuSO4 बचा ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होगा और इसका कलर क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो 5H2O था यही इसको ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा था। ठीक, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा और साथ में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये था एनहाइड्रस हो गया। तो ये आपका CuSO4 एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था। ठीक, और ये CuSO4.5H2O ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट था। अरे भैया ये जो 5H2O या जो भी H2O के मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं सॉल्ट के साथ, बस यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जब वो हट जाते हैं और सिर्फ सॉल्ट बचता है तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रस। और ये यानी ये गीला सूखा ये मतलब होता है इसका। ठीक, डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, ये रिवर्सिबल है। ये जो कॉपर सल्फेट का जो ये प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है। आप इसमें फिर से पानी मिलाओ फिर से ये बन जाएगा। ठीक, इसमें पानी मिलाओ तो फिर से यही बन जाएगा हाइड्रेटेड वाला। ठीक, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू ऑन एडिंग वाटर, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। यानी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में जब हम पानी मिलाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा समझने वाली नहीं है। इसके बाद में ये आपको दिया गया है कि किस तरह से, मतलब वही जो रिएक्शन हमने अभी आपको बताई वो किस तरह से होगी, फिर वो सब दिया गया है। ठीक है, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लास्ट में डायग्राम से देख सकते हैं कि ये आपका CuSO4.5H2O है, यानी ये आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। और जब हमने इसको हीट किया तो ये वाइट कलर का हो गया और ये एनहाइड्रस है, यानी सूखा आपका CuSO4 या आपका कॉपर सल्फेट है। और फिर से जब हमने इसमें वाटर मिला दिया तो ये वाइट है, जो ये वाइट वाला था ये फिर से ब्लू हो गया। ठीक, इसमें ब्लू कलर आ गया और ये हाइड्रेटेड हो गया। मतलब पहले हमने CuSO4.5H2O यानी हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बनाया, फिर एनहाइड्रस से हमने हाइड्रेटेड बनाया। तो ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। तो बस इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब ये चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट आपका खत्म हुआ। धन्यवाद।